आए दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में युवा जो है यूँ कह सकते हैं कि भर्ती हो रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हाल ही में अल्ताफ़ बुखारी द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया था कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता में आती है तो 400 यूनिट बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को फ्री में देगी, यानी कि मुफ्त में देगी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में क्या क्या करने वाली है, इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और नाम है सैयद असगर अली। सैयद साहब, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर सत्ता में आएंगे। केजरीवाल का पैटर्न है, क्योंकि वो दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम इतने बिजली फ्री देंगे, इतने यूनिट बिजली देंगे। पंजाब में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा, उत्तराखंड गए, वहाँ पर जहाँ जहाँ केजरीवाल जाते हैं तो वहाँ पे वो फ्री का ऐलान करते हैं। केजरीवाल का पैटर्न ले रही है अपनी पार्टी। केजरीवाल ने कुछ ऐसी बातें की जो अगर हमें बयास नहीं हो तो हमको मानना पड़ेगा कि दिल्ली में जो उनकी पब्लिक कमिटमेंट्स थी उनमें से 80% या 75% जो है वो पूरी हुई है। और अगर किसी की कोई अच्छाई सामने आ जाए, किसी की सोच जो है कोई अच्छी लगे और उसको कोई अपनाए, मैं नहीं कह रहा कि हम उसका रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की अच्छी सोच हो तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसको इम्प्रूव फॉर्म में यहाँ भी हम लागू कर सकते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि उसको नहीं माने। और जहाँ तक आपका ये सवाल है कि 400 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं या नहीं, तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ, जो वाटर सेस वाटर रेगुलेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में राइज है इस वक्त, इतलाक़ है उसके तहत तकरीबन 2000 करोड़ रुपया आपका सालाना जो है वो जमा हो रहा है एज़ वाटर सेस, जो इनके प्रोजेक्ट से आप वसूल करते हैं। पन बिजली पावर प्रोजेक्ट से जो वसूल करते हैं, जेके पीडीसी, एसपीडीसी और बाकी जो आपके पावर प्रोजेक्ट्स बनाने वाली फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उनसे जो वसूल होती है वाटर सेस, वो 2000 करोड़ के लगभग होता है साल का। वो सेस जो है अगर आप पिछले इन 8-10 सालों में जो जमा हुई है वो एक बड़ी खतीर रकम है, बहुत बड़ी। अगर उसमें भी अगर आप डेवलपमेंट के लिए 2% मुख्तस कर लें, एयर मार्क कर लें, तो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जिससे आप स्टेट की और ख़ासकर उन इलाकों की जिनमें वो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें इफ़ेक्ट हो रहे हैं लोग, वहाँ डेवलपमेंट हो सकती है। असगर साहब, यहाँ पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अल्ताफ़ बुखारी पीडीपी में थे, मंत्री थे, तो ये ख्याल उस समय क्यों नहीं आया, ये सजेशन उस समय क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी समय ये सोच लिया था कि जब आगे जाकर मैं अपनी पार्टी का गठन करूंगा, खुद की पार्टी बनाऊंगा, तो ये सजेशन उस समय में जनता के सामने लूँगा, हमदर्दी मिल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। उस वक्त तो शायद उनके ख्याल में भी नहीं था अपनी पार्टी बनाने का। ये तो उस वक्त हुआ जब एक बेबसी की हालत हो गई पूरे स्टेट में, जब 370 की दफ़ा जो है एब्रोगेट हो गई और उसके बाद जितनी भी लीडरशिप थी या तो वो महबूस थी, जेल्स में थी, या चुप साधे हुए थी। तो ये श्रेय जाएगा सिर्फ अल्ताफ़ बुखारी साहब को, जो उस वक्त उन हालात में बाहर निकल आए, लोगों की आवाज़ बनकर प्राइम मिनिस्टर से मिले। मैं भी उस वक्त में था और प्राइम मिनिस्टर से भी जो बात की गई है वो सिर्फ डेवलपमेंट और अमन के लिए की गई है। हमारी जम्मू कश्मीर की इस जो यूटी है अब, इसके ताल्लुक से अमन और खुशहाली की बात की गई, जिसमें बहुत सारी एश्योरेंसेस प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त दी। अब जहां आप कह रहे हैं कि बुखारी साहब को उस वक्त ख्याल नहीं आया, चूँकि उस वक्त पार्टी लीड कर रहे थे मुफ्ती साहब या महबूबा जी कर रही थी, तो ये उनका दायित्व बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि किस तरीके से वो स्टेट को आगे ले जाए। जब अल्ताफ़ साहब बुखारी की ये बात आई, और अभी वो सत्ता में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है, और पब्लिकली कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं जिस वक्त इक़्तिदार में हम आएंगे, हम इंशाल्लाह 400 या 500 यूनिट जो है वो फ्री बिजली फराहम करेंगे सार्फिन को, कंज्यूमर को, जो उस लेवल के हैं। ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ वाले को माफ़ होगी या जो उस इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगर ये सुविधा मिले, ये सहूलत मिले, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कश्मीर में जिस प्रकार से आए दिन आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, अब तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1990 का दशक फिर से बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कश्मीर घाटी में। इसको कैसे देखते हैं कि जिसका किसी के साथ लेना देना ही नहीं, आम नागरिक,
चैन से रहना चाहता है, खुश शांति से रहना चाहता है, उसकी हत्या हो रही है। आप इसको जिस नज़र से देख रहे हैं मैं उस नज़र से नहीं देख रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जो स्टोन पेल्टिंग के वाक़ात थे वो आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। आप जहाँ कहीं एक भी कोई मरता था, हलाक होता था, तो उसके जो क्रीमेशन या बुरियल था वो हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबत लेकर आता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज ये जो इक्का दुक्का वाक़ात हो रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये तो अभी रहना है, क्योंकि जब तक ना पीस जो है प्रिवेल करेगा पूरी वादी में या जम्मू कश्मीर में, तब तक अगर आप इसको ये कहेंगे कि ऐसे वाक़ात होना जो है वो कोई एक हैरानगी नहीं है, बल्कि ऐसे वाक़ात जो हैं, अगर आप दिल्ली में जाएं या किसी मेट्रोपोलिस में जाएं तो क्राइम रेट इससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। साहब, आपने शांति का जिक्र किया कि पीस जब तक नहीं होगा, सब चाहते हैं कि शांति हो, शांति होगी कैसे? शांति होगी, देखिए इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट जो है इस वक्त ये है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट नहीं है। लोग सफोकेट फील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सही फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, ब्यूरोक्रेसी हमारी इनएक्सेसिबल है, ये तो किल्लों में बंद है, ये जान नहीं सकते कि असली जो मसाइल होते हैं पानी का, बिजली का, सड़क का, किसी के छोटे मोटे जो काम हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के पास, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है कि सेक्रेटरीट जाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये दादरसी जो होती है वो होती है पीपल रिप्रेजेंटेशंस में, और वो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो होती है इलेक्शन के तहत ही। जब कोई पार्टी सत्ता में आए, अपोजिशन सामने हो, तो वो अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी लोगों के पास तो नहीं है। हो सकता है गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन ये एक नामुमकिन सी चीज़ है कि इतनी बड़ी रियासत जो साबका रियासत है यूटी में, कि हर एक चीज़ जो है वो नॉलेज में पहुंच जाए एलजी के पास। तो ये एक बड़ी कमी है। जब तक न यहाँ इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होकर एक पार्टी जो है सत्ता संभालेगी और कुछ पार्टियाँ जो हैं वो अपोजिशन का रोल करेंगी, तब जाकर ये बातें जो हैं सामने आती हैं, और वो एक बड़ी वजह है, रुकावट है पीस में। आप जिस वक्त भी आप देखेंगे यहाँ इलेक्शन हो गए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद जो भी हुकूमत बनेगी तो इसमें आप देखेंगे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। असगर साहब, जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी घटना घटती है तो महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आपका क्या मत है? आप क्या सोचते हैं कि वाकई में पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या फिर सीधा गोली की भाषा गोली? गोली की भाषा का तो सब्सक्राइबर मैं नहीं हूँ, लेकिन जो बातचीत आप कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने की वजह है। तो पाकिस्तान से बातचीत नहीं होनी चाहिए? देखिए ना, पाकिस्तान से बातचीत करने से पहले तो अपने लोगों से बात करेंगे। अपने लोगों से बात करना होता है इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है एक्सपेडाइट करना। ये इलेक्टोरल प्रोसेस से इस वक्त भाग रहे हैं जिनका आपने नाम लिया। ये सिर्फ जज्बात की सियासत और सेंटिमेंट्स को लेकर किसी एक इलाके को प्रेजुडिस और बयास बनाकर उस पर वो अपनी सियासत करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में उन लोगों को मेरे ख्याल में आइसोलेट किया गया है। ये डर रहे हैं उसमें इलेक्टोरल प्रोसेस में जो है शरीक होने में से। ये आप चाहते हैं पाकिस्तान से बात शुरू हो जाए, तो किस सिलसिले में होगी? जब तक ना लोगों से हो। हाँ, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, अपोजिशन सही मानों में आ जाए, उसके बाद जो है इन चीज़ों पर गौर किया जा सकता है। लेकिन ये स्टेज नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ जाकर बात करें, पहले तो यहाँ लोगों के साथ बात होनी चाहिए। असगर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि 5 अगस्त 2019 को 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटा दिया धारा को, लेकिन उसके बाद स्टिल अभी तक 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया और अभी तक जो है वो 370-35A पर भी, खासकर अगर मैं कश्मीरी नेताओं की बात करूं, तो वो अभी तक उस 370 और 35A पर अड़े हुए हैं। हालांकि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो बहाल करेगा, नहीं चाहेगा वो सुप्रीम कोर्ट पर है। लेकिन अभी तक चाहे वो सरपंच का इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, चाहे वो बीडीसी इलेक्शन हो, डीडीसी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो या फिर कोई भी रैली हो, अभी तक वो 370 और 35A पर ही है। आप अपने सवाल का खुद जवाब दे रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन में अगर ये नारा इन्होंने दिया कि हमने 370 की वापसी करनी है, तो डीडीसी इलेक्शन में जो बेचारा काउंसलर आ जाता है उसके इख्तियार में क्या है
कि वो 370 वापस लाएगा, ये कोई पॉसिबल चीज़ है? ये सिर्फ एक नरेटिव, एक टॉकिंग पॉइंट बनाना था इन्होंने, आकर्षक करने के लिए वोटर को, हमें वोट दिया एक पर्टिकुलर क्लास को, वो इन्होंने किया। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपने नारे बदले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तब्दील करके नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका रूपरेखा जो है वो 1975 में बदल दिया इन्होंने, जो इंदिरा शेख एकॉर्ड हो गया। उसके बाद राजीव और फारूक का एकॉर्ड हो गया, उसमें दूसरी सूरत सामने आ गई। अल्टीमेटली इन्होंने वो लाया था अटानमी का मसला। जब अटानमी का मसला लाया, रेजोल्यूशन यहाँ पास करवाया, वो डस्टबिन में गया अडवाणी जी की, जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त, और इन्हीं का वहाँ पर भी पार्टनरशिप में थे, वहाँ मिनिस्टर थे उस वक्त उमर साहब, तो इन्होंने वो इस्तीफ़ा नहीं दिया। और आज जब इनके 3 MP उधर थे पार्लियामेंट में, जब 370 हटा तो उनका इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनको पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकाला, बल्कि यहाँ DDC वाले इलेक्शन में वो नारा लगाया कि हमने 370 वापस। तो इसका आप देख ही रहे हैं, ये एक फजूल सी चीज़ है जो सिर्फ एक सादा वोटर को आकर्षित करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये कर रहे हैं, और खाली सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। इन्होंने 370 को इतना पीट कर उससे इक़्तिदार हासिल किया आज तक, और आज जब वो दफन हो गया या एब्रोगेट हो गया, तो बनस्बत इसके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करें या पार्लियामेंट की तरफ, ये फिर वोटर को बता रहे हैं कि ये हमारा DDC वाला पंचायत का मेंबर जो है वो वापस लाएगा। तो ये धोखा है, फरेब है, और हम इस सियासत पर यकीन नहीं रखते। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सैयद असगर अली जो है वो बातचीत कर रहे थे और स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वो नेता जो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 का राग अलापते हैं, उनको ये सब समझ जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। और अहम बात जो कही है वो ये कही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हो, हर एक नेता की यही आवाज़ है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और एक चुनी हुई सरकार बने।